है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर चैप्टर नंबर 12। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, व्हाट वाज द इशू बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड दैट वाज द कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या मुद्दा था जर्मनी और पोलैंड के बीच में जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। हिटलर इन्वेडेड पोलैंड इन सितंबर 1939 फॉर द फॉलोइंग रीजन। हिटलर ने जो है कि आक्रमण किया पोलैंड के ऊपर, धावा बोला सितंबर 1939 को। और कौन सी वजह थी वो देखते हैं। जर्मनी वांटेड टू रीगेन हर लॉस्ट टेरिटरीज। जो भी जमीनें उसने खो दी थी, जो भी क्षेत्र उसने खो दिए थे, वो फिर से पाना चाहता था जर्मनी। द सिटी ऑफ डैंजिंग वॉज इनहेबिटेड मेनली बाई जर्मन एंड बाई ऑक्युपाइंग डैंजिंग कॉरिडोर जर्मनी कुड कनेक्ट विथ ईस्ट प्रशिया। ये भी एक वजह थी कि अगर डैंजिंग की जो डैंजिंग है, ये जो जगह है, क्षेत्र है, ये ज़्यादातर यहाँ पे जर्मन्स रहते थे। और अगर ये जो गलियारा है, कॉरिडोर को गलियारा बोलते हैं, कि अगर रास्ता मिल जाता, गलियारा मिल जाता अगर जर्मनी को, तो जर्मनी जो है कि डायरेक्ट पूर्वी प्रशिया से जुड़ जाता। इसके अलावा जर्मनी साइंड अ नॉन एग्रेशन पैक्ट। जर्मनी ने एक उग्रवादी पैक्ट, जो है कि उग्र न होने वाला पैक्ट साइन किया था रशिया के साथ इन अगस्त 1939 में। पोलैंड वॉज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट जर्मन्स लिविंग देयर। और इसमें हुआ क्या कि ये तो साइन किया था इसने पैक्ट रशिया के साथ, पोलैंड को जो है ना आरोपी माना गया। वो क्या कर रहा था, एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार कर रहा था जर्मन्स जो वहां रह रहे थे उनके खिलाफ। तो इस वजह से भी जो है कि उसने जो है पोलैंड के ऊपर इन्वेट किया। इसके अलावा ऑन सितंबर 1 1939 द जर्मन आर्मीज मार्च इनटू पोलैंड। तो ये वो तारीख है जब जर्मन की आर्मीज जर्मनी की जो है जाती है पोलैंड के अंदर। द इन्वेजन ऑफ पोलैंड मार्क द बिगनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये जो इन्वेजन है, आक्रमण है पोलैंड के ऊपर, यही जो है शुरुआत होता है यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस रिस्पॉन्सिबल हाउ वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। किस तरह से जो संधि थी वर्सेलिस की, वो जिम्मेदार थी दूसरे विश्व युद्ध के लिए। द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कई सारे कारण थे जिसकी वजह से यह संधि जिम्मेदार थी। द ट्रीटी डिमांडेड एनेक्सेशन ऑफ जर्मन टेरिटरीज एंड क्रिएशन ऑफ मेनी स्टेट। दिस सोड द सीड ऑफ बिटरनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो संधि थी, ये संधि सवाल करती थी, यानी डिमांड करती थी कि कब्जा हो जर्मनी के क्षेत्रों के ऊपर और बहुत सारी स्टेट बनाया जाए। इसकी वजह से जो है कि इसने क्या किया कि बीज बो दिया बिटरनेस, यानी कि दुश्मनी का और जो है टकराव का। ऑल द जर्मन कॉलोनीज वेयर फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम हर एंड शी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ पोलैंड। जितनी भी जर्मन कॉलोनीज थी वो सारी की सारी जो है कि बल से ले ली गई, वापस ले ली गई, टेकन अवे, वो ले ली गई, छीन ली गई उससे। और जर्मनी को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया पोलैंड के बेनिफिट के लिए। शी वॉज बर्डनड विथ ह्यूज वॉर इंडेमनिटी विच शी कुड नेवर पे। तो बहुत ज़्यादा जो है कि उसको बोझ में डाल दिया गया कर्ज के, जो कि वो कभी पे नहीं कर सकता जर्मनी। हर मिलिट्री पावर वॉज रिड्यूस्ड। 1 लाख ही बस आर्मी रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, तो मिलिट्री पावर भी उसका कमज़ोर कर दिया गया। दिस ट्रीटी वॉज बेस्ड ऑन स्पिरिट ऑफ रिवेंज एंड जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू साइन ट्रीटी। ये जो संधि थी ना, ये बदले की भावना पे थी और जर्मनी को जो है कि बलपूर्वक जबरदस्ती किया गया कि जो है इस ट्रीटी को साइन करे। तो ये सारी वजह थी ट्रीटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म बिकम वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फैसिज्म पहले से ही परिचित हो, जिसमें गवर्नमेंट जो है पूरा कंट्रोल करेगी लाइफ और गवर्नमेंट को एक ही आदमी चलाएगा, वन पार्टी। और नाजिज्म भी ठीक सिमिलर है। इटली वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ ओल्ड एम्पायर। इटली चाहता था ना कि जो महिमा है, पुराना जो एम्पायर रीजन था अपना रोम का, वो वापस से पुनर्जीवित हो जाए। शी ज्वाइंट द एंटी कॉमेटर्न पैक्ट। ये पैक्ट का नाम है एंटी कॉमेटर्न पैक्ट। 1937 में इसको जे ज्वाइन करता है एंड फॉर्म अ 10 ईयर्स अलायंस विद जर्मनी। 10 साल की दोस्ती मित्रता ये ज्वाइन करता है जर्मनी के साथ 1939 में। टू स्ट्रेंथन हर पोजीशन, ताकि अपनी जो पोजीशन है, यानी कि जो अपना स्टेज है, उसको और मजबूत कर सके। मसोलिनी स्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन इटली। मसोलिनी ने क्या किया, वहां पे तानाशाही लाया। इटली demonstrated her imperialistic design by attacking Abyssinia.
इटली ने जो है कि प्रदर्शित किया अपना जो है साम्राज्यवादी जो है डिजाइन, कैसे? अबिसिनिया पे अटैक करके। इन जर्मनी हिटलर वांटेड टू रीस्टैब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ जर्मनी। जर्मनी में हिटलर चाहता था कि फिर से जो है कि जो जर्मनी की प्रतिष्ठा है उसको पुनर्जीवित किया जाए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल फील्ड में। ही फ्लॉटेड का मतलब होता है उल्लंघन करना। द मिलिट्री क्लॉजेस, मिलिट्री के लिए जो क्लॉज दिए हुए थे वर्सलिस की संधि में, उसको इसने फ्लॉट कर दिया, उसका उल्लंघन किया। एंड डिक्लेयर्ड री आर्मामेंट, कि फिर से जो है कि हम आर्मामेंट करें, री आर्मामेंट करेंगे, यानी हथियार बंद करेंगे, सैनिकों को तैयार करेंगे। इन 1938 ही एनेक्स्ड ऑस्ट्रिया, उसने कब्जा किया ऑस्ट्रिया पे। एंड डिसमेंबर्ड जेकोस्लोवाकिया, और जेकोस्लोवाकिया को डिसमेंबर कर दिया, सदस्यता से निकाल दिया। Thus Mussolini and Hitler drove the countries of the world toward another world war। तो इसमें मसोलिनी और हिटलर जो है इन्होंने झोंक दिया पूरी के पूरी दुनिया के देशों को दूसरे वर्ल्ड वॉर में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वाज द बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। ये बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस है क्या? व्हाई डिड इटली ज्वाइन द साइड ऑफ जर्मनी एंड जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहले वर्ल्ड वॉर में तो साथ नहीं था, लेकिन इटली जो है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान के साथ क्यों हो गया? Rome-Berlin-Tokyo axis was the alliance between Italy, Germany and Japan who fought against Allied forces in World War II। ये जो एक्सिस है ना, ये अलायंस है, यानी कि मतलब राष्ट्र की मित्रता है। किसके बीच में? इटली, जर्मनी और जापान, ये संघ है इनका मिला जुला। ये सब जो है कि एक साथ लड़े अलाइड फोर्सेस के साथ इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इट क्रिएटेड अ डिफेंस अलायंस, इसने क्या क्रिएट किया? एक डिफेंस अलायंस क्रिएट किया बिटवीन द कंट्रीज, देशों के बीच में। एंड वाज लार्जली इंटेंडेड टू डेटर, डेटर का मतलब होता है रोकना, है ना, चाहता था रोकना यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम एंटरिंग द कन्फ्लिक्ट। और ये चाहते थे कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो इस टकराव में, मनमुटाव में जो है कि एंटर ना करे। इटली ज्वाइंड द एलाइज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू गेन द टेरिटरीज। इटली ज्वाइन करता है एलाइज को पहले वर्ल्ड वॉर में ताकि उसको कुछ क्षेत्र मिल जाए तुर्की और जर्मनी के। बट शी गुड गेट नो पार्ट ऑफ द जर्मन एंड टर्किश कॉलोनियल एम्पायर। लेकिन एक टुकड़ा भी उसको जर्मन का और टर्किश कॉलोनियल साम्राज्य का नहीं मिलता है। सो शी फेल्ट चीटेड, इटली को ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे साथ धोखा हुआ। फर्दर इटली वॉज रूल्ड बाई मसोलिनी एंड जर्मनी वॉज रूल्ड बाई हिटलर। इटली पे राज कर रहा था मोसोलिनी और जर्मनी को रूल कर रहा था हिटलर। तो जो आइडियोलॉजीज हैं ऑफ बोथ द लीडर वेयर सिमिलर, दोनों की जो सोच है वो बिल्कुल मिली जुली थी, उनके आइडियाज वगैरह। दे ग्लोरीफाइड वार्स, वो जो है जंग का महिमागान करते थे। एंड वांटेड टू मेक देयर कंट्री पावरफुल, और अपने देश को मजबूत बनाना चाहते थे। हेंस इटली ज्वाइंड द साइड ऑफ जर्मनी एंड जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसी की वजह से, नाराजगी की वजह से कि कोई हिस्सा वगैरह तो मिला ही नहीं था, पहली बार में चीट हो गया था, इसी सबसे लेके जर्मनी और जापान को दूसरे विश्व युद्ध में इटली ने ज्वाइन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एकदम तुरंत वाला कारण क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का? विच इंसिडेंट ब्रॉट द यूएसए इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो, यूएसए को लोग रोक रहे थे कि एंटर ना करे वर्ल्ड वॉर में, लेकिन कौन सी ऐसी घटना थी कि यूएसए भी जो है अटपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। हिटलर इन्वेजन ऑफ पोलैंड इन सितंबर 1939। ये जो हिटलर ने इन्वेड किया ना, आक्रमण किया पोलैंड के ऊपर 1939 में, ये इमीडिएट कॉज है, कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। ऑन दिसंबर 7, 1941 जापान अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ जनरल तोजो। प्रीमियरशिप मतलब मेन हेड जो है जनरल तोजो था उस समय, जापान इसी के मतलब यही प्रधानमंत्री थे। ऑर्डर्ड अ सरप्राइज एरियल अटैक ऑन पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर के ऊपर जो है ना एक सरप्राइज एरियल अटैक, हवाई हमला करवाते हैं। दिस इंसिडेंट कॉज्ड अमेरिका टू डिक्लेयर वॉर ऑन जापान। और इसकी वजह से जो है होता क्या है कि अमेरिका भड़क उठता है और डिक्लेयर कर देता है जंग, क्या ऐलान कर देता है जापान के साथ, जर्मनी के साथ और इटली के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द यूएसए ड्रॉप एटम बम्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। यूएसए, अमेरिका ने क्यों जो है कि एटम बम गिराया नागासाकी और हिरोशिमा पे? यूएसए वार्नड द जापानीज पीपल एंड गवर्नमेंट टू स्टॉप द फाइटिंग एंड सरेंडर। यूएसए ने चेताया जापानियों को और साथ ही साथ उनकी सरकारों को भी कि भाई जंग को खत्म कर दो और अपना आत्मसमर्पण कर दो। बट व्हेन जापानीज रिफ्यूज टू सरेंडर, लेकिन जापानियों ने जो है कि बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम सरेंडर नहीं करने वाले। ठीक है,
तो यूएसए ड्रॉप कर दिया एटम बम ऑन द जापानी सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट मेड जापान टू सरेंडर टू द एलाइज, कि क्या वजह थी जिसकी वजह से कि जो है कि अपने हथियार रख दिए, जापान ने सरेंडर कर दिया, है ना, जो है कि एलाइज को। तो जापान ने जो है सरेंडर कर दिया एलाइज को आफ्टर द यूएसए ड्रॉप्ड एटम बम्स, है ना, एटम बम गिराया ऑन द जापानी सिटी, है ना, ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो आत्मसमर्पण इसीलिए किया क्योंकि भाई देखो यूएसए ने उस समय ना बम गिरा दिया था, और ये बम जो है ना 1.5 लाख से भी ज्यादा, भी हम लोग पढ़ेंगे इसी में कि बहुत सारे लोगों को जो है कि जान का माल का नुकसान हुआ। अगस्त में 1945 में सिर्फ 3 दिन के डिफेंस पे इसने गिराया था, है ना, 2 बम गिराए थे। तो इसकी वजह से जो है कि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है मेंशन 2 इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दो बहुत ही मुख्य जो है कि रिजल्ट क्या थे, कंसिक्वेंसेज क्या थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो सबसे पहला है डिफीट ऑफ द एक्सिस पावर, ये जो बर्लिन टोक्यो एक्सिस वाली बात कर रहा है शायद। एक्सिस पावर मेड रिमार्केबल सक्सेस इनिशियली बट वे आर डिफीटेड बाय द अलाइड पावर। जो एक्सिस पावर्स थे ना, तो शुरुआत में तो जो है कि अच्छा खासा जो है कि निशानदेही वाला जो है कि कामयाबी उन्होंने हासिल की इस शुरुआत में, लेकिन जो है बाद में अलाइड फोर्स पावर्स ने उनको डिफीट कर दिया, हरा दिया। इसके अलावा फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ इस्टेब्लिश किया गया टू ब्रिंग पीस एंड अवॉइड अनदर वर्ल्ड वॉर, की शांति लाई जा सके दुनिया के अंदर, दूसरा कोई विश्व युद्ध ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज मींट बाय द कोल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर होता क्या है। ऐसे तो देखो कोल्ड वॉर ये होता है एक दूसरे के लिए मन में हसद जिन वगैरह, ये जलन वगैरह रखना, इस टाइप का होता है कि मतलब गुस्से से, मतलब बिना हथियार के एक दूसरे के साथ जो है कि दुश्मनी रखना, उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। लेकिन उस टर्म में हम लोग बात करेंगे जिस टर्म में इतिहास चल रहा है। तो उस तरीके से अगर देखो तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, यूएसए एंड द अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो है इमर्ज्ड एज टू ग्रेट पावर। तो यूएसए और जो यूएसएसआर है, दो जो है कि बड़ी शक्तियों की तरह जो है कि प्रतिनिधित्व किए पूरी दुनिया का, सामने आए। कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज, यानी दोनों की आइडियोलॉजीज थोड़ी सी जो है कॉन्ट्रास्ट थी, एक दूसरे से अलग थी। तो इसलिए जो दुनिया है वो दो बड़े बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है। एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो कि यूएसए लीड कर रहा था, है ना, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी ब्लॉक, और दूसरा था कम्युनिस्ट यानी साम्यवाद, यानी कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, लेड बाय यूएसएसआर। तो इन दो भागों में जो है कि बढ़ गया था। देयर वाज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल टेंशन, बहुत ही ज्यादा तीव्र जो है राजनीतिक टेंशन था दोनों के बीच में, और लेकिन कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है हथियारबंद लड़ाई नहीं थी। इसी कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं, जो कि मतलब पॉलिटिकल टेंशन जो था उसको कहते हैं कोल्ड वॉर। मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर की दो विशेषताएं क्या हैं, कि पहले तो कोई आर्म्ड स्ट्रगल नहीं था। आर्म्ड स्ट्रगल मतलब हथियार के साथ लड़ाई नहीं थी। द राइवल्स कंटिन्यूड टू मेंटेन, यानी जो प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के विपक्षी हैं, मेंटेन कर रहे थे देयर पीस टाइम, अपना जो है शांति से रह रहे थे। डिप्लोमेटिक रिलेशन अलोंग विद देयर हॉस्टिलिटी, अपनी शत्रुता के साथ साथ जो है अपना डिप्लोमेटिक मतलब जो है कूटनीति वाला रिश्ता भी एक दूसरे के साथ निभा रहे थे, है ना, शत्रुता के साथ। गिव टू कॉजेज दैट लेड टू द कोल्ड वॉर, दो कारण कौन से हैं जिसकी वजह से जो है कि कोल्ड वॉर हुआ। तो दो कारण ये हैं कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन, सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो आइडियोलॉजीज थी, जो विचार थे, वो क्या थे कि बिल्कुल अलग थे, उनके बीच में टकराव था। पहली बात तो ये। दूसरा, इमरजेंस ऑफ द न्यूक्लियर वेपन एंड द फियर ऑफ कम्युनिज्म इन यूनाइटेड स्टेट, दूसरी बात ये कि न्यूक्लियर वेपन आ चुका था वजूद में, और इसके अलावा जो है कि साम्यवाद का खतरा बढ़ गया था किसके अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो इसकी वजह से जो है कोल्ड वॉर हुआ। नेम टू कंट्रीज ईच बिलोंगिंग टू द कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड द कम्युनिस्ट ब्लॉक, पूंजीवादी ब्लॉक और साम्यवाद। तो पूंजीवादी में अगर बात करो तो दो हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, और जबकि कम्युनिस्ट की बात करो तो पोलैंड और हंगरी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट वाज द कम्युनिस्ट व्यू अबाउट द वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी, जो साम्यवाद है उसका क्या सोच था, उसका क्या मतलब व्यू था, है ना, नजरिया था वेस्टर्न स्टाइल वाला, जो मतलब पश्चिम में जिस तरह का लोकतंत्र चल रहा था उसके लिए साम्यवाद का क्या
नजरिया था। व्हाट वाज द कैपिटलिस्ट व्यू अबाउट कम्युनिज्म, और इसके अलावा जो पूंजीवादी था उसका क्या व्यू था, नजरिया था साम्यवाद के लिए, है ना। पूंजीवाद का क्या नजरिया था साम्यवाद के लिए। द सोवियत ब्लॉक कंट्रीज कंसिडर्ड द वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी एज अ फार्स। फार्स का मतलब होता है पाखंड और तमाशा। तो सोवियत ब्लॉक के जो देश थे वो मानते थे कि ये जो पश्चिमी जो पश्चिम देश वाले अपना जो है कि लोकतंत्र दिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक पाखंड है, तमाशा है। मींट ओनली फॉर रिच एंड अपर मिडिल क्लास, ये सिर्फ अमीरों के लिए है और मिडिल क्लास में भी उनके लिए जो ऊपरी स्टेज पे हैं। देयरफॉर दे वांटेड टू स्प्रेड कम्युनिज्म, इसीलिए वो साम्यवाद को बढ़ाना चाहते थे पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड, एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल सिस्टम, और सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे दुनिया के अंदर, सारे देशों के अंदर। द कैपिटलिस्ट ब्लॉक कंट्रीज, जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक यानी पूंजीवादी देश थे, कंसिडर्ड द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम ऑफ यूएसएसआर एज ऑप्शनेबल एंड ऑब्जेक्शनेबल एंड डेंजरस, as it had no place for the parliamentary democracy and individual liberty। जो आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक था यानी कि पूंजीवादी ब्लॉक के दो देश थे, वो मानते थे कि जो राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम है यूएसएसआर का, वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। ऑब्जेक्शनेबल मतलब आपत्तिजनक है और खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे कोई जगह नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, संसदीय लोकतंत्र के लिए, और किसी अकेले व्यक्ति की आज़ादी के लिए, है ना, इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए। दे प्रोजेक्टेड द यूएसएसआर एज द एनिमी, वो उन्होंने प्रोजेक्ट किया, दिखाया यूएसएसआर को कि वो दुनिया का दुश्मन है, दुनिया की शांति का एंड साम्यवाद का, है ना, है वर्ल्ड पीस, एंड कम्युनिज्म है, एंड कम्युनिज्म और कम्युनिज्म को, साम्यवाद को, अ ग्रेव थ्रेट, ग्रेट होगा यहाँ पे, ग्रेट थ्रेट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी। और ये जो साम्यवाद है ना, ये बहुत ही बड़ा खतरा है आज़ादी के लिए, लोगों की, और लिबर्टी के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो ये विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि नेम एनी टू कंट्रीज विच बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देश जो आज़ाद हुए, उसमें से पहला है म्यांमार और दूसरा है मलाया। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ वाज द डिससेटिस्फैक्शन, कैसे जो असंतुष्टि है इटली की, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इटली असंतुष्ट था, तो जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इटली ज्वाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विथ हाई होप्स, बहुत सारी उम्मीदों के साथ इसने पहला विश्व युद्ध जो है ज्वाइन किया। बट हर डिमांड फॉर एडिशनल टेरिटरीज, लेकिन उसने सवाल किया था, भाई डिमांड किया था कि हमको और क्षेत्र चाहिए, वेल टर्न डाउन, उसको नजरअंदाज कर दिया गया, नहीं दिया गया एट द पीस कॉन्फ्रेंस, है ना, जब शांति सभा हुई, तो कॉन्फ्रेंस हुआ, तो कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन के टाइम पे। एज ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि जंग के टाइम पे इटली हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर आर्मी एंड वॉर इक्विपमेंट, तो हथियारों के लिए और आर्मी के ऊपर बहुत सारा पैसा वगैरह जो है इटली ने बर्बाद किया था। शी वॉज ग्रोनिंग अंडर अ हैवी डेप्ट, ग्रोनिंग का मतलब होता है कराहना, बहुत ही भारी कर्जे के अंदर वो दर्द से कराह रहा था इटली। इकोनॉमिक कंडीशन फीचर्ड राइज ऑफ पॉवर्टी, जो आर्थिक व्यवस्था थी वहाँ की, वो कैसी थी कि पॉवर्टी हो गई थी, हंगर था, डिसीज और अनएम्प्लॉयमेंट था। डिसीज मतलब बीमारियां थी, बेरोजगारी थी। दीज फैक्टर्स वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऐसे में गुस्साए हुए में उसने जो है कि लीड किया, वो जो है कि ये डिससेटिस्फैक्शन जिम्मेदार था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, जिसमें इटली ने जापान और जर्मनी को ज्वाइन कर लिया था। व्हाट इज मिंट बाई पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का मतलब होता है ना, जैसे निब्बा निब्बी, है ना, निब्बी किसी बात पे नाराज हो गई तो निब्बा अब जो है कि उसको किसी तरीके से मनाएगा, तो इसको बोलते हैं मनौती। अपीजमेंट का मतलब है ना मनौती वाली नीति, किसी भी तरीके से मनाना, है ना। तो अपीजमेंट रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ कंसिलिएटिंग एन एग्रेसिव पावर एट द एक्सपेंस ऑफ सम अदर कंट्री। अब देखो यहाँ पे निब्बी जो है ना आइठन में है, वैसे वाली बात है कुछ। मनौती का मतलब होता है ऐसी नीति जिसमें आप कंसिलिएट करेंगे यानी समझौता करेंगे एक एग्रेसिव पावर के साथ यानी उग्र शक्ति के साथ, एट एक्सपेंस ऑफ सम अदर कंट्री, है ना, एक्सपेंस पे कुछ दूसरे देश के। इट मीन, इसका मतलब ये होगा कि आप एक्सेप्ट करेंगे हॉस्टाइल डिमांड यानी गलत डिमांड, है ना, बेकार डिमांड, शत्रुता वाले सवाल ऑफ एन एग्रेसिव नेशन, किसी एक उग्र राष्ट्र के, टू गेन पीस, ताकि आपको शांति मिल सके, है ना। तो इसका मतलब होता है अपीजमेंट, इसको मनौती बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, मनाना कि कोई उग्र है तो क्या है, हाथ पैर जोड़ के चाहे जैसे भी करके, है ना, कुछ कॉम्प्रोमाइज करके अपनी शांति के लिए उसको मनाना। तो यही है आपका पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट।
Name the countries which followed the policy of appeasement and the countries toward whom they adopted this policy. ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये दो शहर हैं, सॉरी देश हैं जिन्होंने फॉलो किया पॉलिसी मनौती का, अपीजमेंट का, और किसके लिए माना डिक्टेटोरियल यानी तानाशाही देश जैसे कि जर्मनी और इटली है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई डिड ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉलो द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट? ब्रिटेन और फ्रांस ने क्यों जो है अपीजमेंट पॉलिसी मानी? तो बिकॉज दे फेल्ट दैट डिक्टेटर हैड अ रियल कॉज ऑफ ग्रीवेंस, क्योंकि उन्होंने ये माना कि ये जो तानाशाह है ना, इनके जो तकलीफ है ना, शिकायतों का एक रियल कॉज है, एक सच में कारण है, ड्यू टू द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, क्योंकि बेइज्जती करने वाले, बेआबरू करने वाले कुछ जो है टर्म्स दिए हुए थे किसके अंदर, संधि में, वर्सेलिस की संधि में कुछ ऐसे बिंदु थे। एंड इफ देयर ग्रीवेंसेज, अगर उनकी शिकायतें, तकलीफें वेयर रिमूव्ड, अगर खत्म कर दी जाएंगी, दे वुड नॉट डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस, तो फिर वो दुनिया में जो शांति है उसको भंग नहीं करेंगे। नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो संगठन बना उसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। गिव वन रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्यों आया? लेस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि कम आपसी जो है कि भरोसा था एक दूसरे पे, या फिर अंडरस्टैंडिंग कम थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसकी वजह से जो है कोल्ड वॉर हुआ। फॉर्मेशन हुआ मिलिट्री पैक्ट का, इसके अलावा अमेरिकन जो है कि फियर कर रहे थे ऑफ कमीशन, और रेस आया फिर न्यूक्लियर आर्मामेंट का, सब जो है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में बन लग गए, तो इसके लिए कोल्ड वॉर जो है कि ओरिजिन हुआ। वाई डिड हिटलर डिमांड डांसिंग कॉरिडोर फ्रॉम पोलैंड? तो मालूम है ना, गलियारा था ये उसके लिए, बिकॉज द सिटी डांसिंग वॉज इनहेबिटेड मेनली बाई जर्मन, सिर्फ जर्मन ज़्यादा ही इसमें रह रहे थे, और अगर डांसिंग पे कब्जा कर लेता जर्मनी तो जर्मनी जो है ईस्ट प्रशिया के से जुड़ जाता। इसके अलावा ये भी एक वजह थी कि जर्मनी जो है चाहता था कि अपना जो है खोया हुआ क्षेत्र वापस पाले। मेंशन टू रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो लीग ऑफ नेशन था यानी कि राष्ट्र संघ था, वो फेल कर गया सेकेंड व द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में। द लीग प्रूव्ड वीक एंड फेल टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। लीग जो है ना, यानी जो संघ है, वो बिल्कुल कमजोर साबित हुआ और अपना उद्देश्य जो है कायम नहीं कर पाया, पा नहीं पाया, जो कि उसका उद्देश्य था पूरी दुनिया में शांति। In fact, she did not have military power to implement her decision and to punish the defaulter. In fact, ये जो आपका लीग है ना, इसके पास कोई मिलिट्री पावर भी नहीं थी कि ये कहीं पे लागू कर सके अपना डिसीजन वगैरह, और जो है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सजा सुना सके, सजा दे सके। एज अ रिजल्ट शी फेल टू प्रिवेंट कंट्रीज, तो इसकी वजह से ये जो है कि मतलब विफल हो गया उनको रोकने में, जैसे कि देश हैं इटली, जापान और जर्मनी, फ्रॉम कैरिंग आउट एग्रेसिव वारफेयर अगेंस्ट वीकर नेशन। तो इन्होंने जो है ना कि उग्र रूप से जो है कि वारफेयर अगेंस्ट वीकर नेशन, यानी जो कमजोर राष्ट्र है ना उनके प्रति इन्होंने क्या किया, हमला शुरू कर दिया, उनपे आक्रमण शुरू कर दिया। इट वॉज हेल्पलेसली, असहाय रूप से बस ये देखता रह गया। व्हेन इटली अनेक्स्ड एबिसिनिया, जब इटली ने जो है एबिसिनिया पे कब्जा किया और जापान ने कॉन्क्वर्ड किया मैंचूरिया। Thus the failure of league contributed to the second world war। तो इसकी वजह से जो लीग है, संघ है, वो फेल कर गया है ना, और उसका ये योगदान रहा कि फिर जो है कि सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मेंशन 3 रीजन फॉर द इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय हिटलर। हिटलर ने क्यों जो है पोलैंड पे कब्जा किया? तो जो संधि थी वर्सेलिस की, जर्मनी को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था, है ना, इन ऑर्डर, ताकि एक लैंड रूट दिया जाए, जमीन के लिए रूट दिया जाए पोलैंड के लिए, अप टू द सी, समुंदर तक का रूट दिया गया। जो पोर्ट था डेंजिंग का वाज आल्सो गिवन टू पोलैंड। डेंजिंग का जो बंदरगाह था वो भी पोलैंड को मिल गया। जर्मनी वांटेड टू रीगेन हर लॉस्ट टेरिटरीज, और जर्मनी चाहता था कि भाई हम सारा खोया हुआ जगह पाना चाहते हैं। और जो शहर है डेंजिंग, वो वहाँ पे ज़्यादातर जर्मन रहते थे, तो इस डेंजिंग गलियारे को पाके जर्मनी जो है कनेक्ट होना चाहता था ईस्ट प्रशिया के साथ। और जर्मनी ने साइन किया था नॉन एग्रेशन पैक्ट रशिया के साथ 1939 में। अब इसमें हुआ क्या, 39 में पैक्ट साइन किया हुआ था, फिर उसके बाद होता क्या है कि पोलैंड को जो है कि देखा जाता है कि ये आरोपी है किसका, कि इसने जो है कि एट्रोसिटीज यानी अत्याचार किया है जर्मन्स के ऊपर, जो जर्मन्स वहाँ पे रह रहे हैं, तो इसलिए भी जो है कि वो पोलैंड के ऊपर जो है कि इन्वेजन करता है। वाई डिड द यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर वॉर ऑन जापान? जो यूएस है उसने जो है जंग का ऐलान क्यों किया जापान के ऊपर?
तो 7 दिसंबर 1941 को जापान अटैक्ड द यूएस फ्लीट बेस एट पर्ल हार्बर इन हवाई। तो यहाँ पे यूएस का अपना फ्लीट बेस था, बुनियाद थी यूएस की। यहाँ पे जो है ना पर्ल हार्बर में, यहाँ पे हवाई जगह का नाम है, यहाँ पे इसने जो है कि हमला कर दिया था। एज अ रिजल्ट एरियल हमला यानी हवाई हमला किया था यहाँ पे। इसकी वजह से जो बैटल शिप वेयर संक एंड द इम्पोर्टेंट एयरफील्ड वेयर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे हुआ क्या ना कि यूएस का जो फ्लीट बेस था, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है जंगी जहाज वगैरह डूब गए और बहुत सारे एयरफील्ड वगैरह बर्बाद कर दिया गया। तो अमेरिकन को बहुत जो है शॉक्ड हो गए, बहुत ही झटका लगा एट ब्रूटल मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि बहुत ही निर्दयता से इसने जो है इंसानियत का गला घोटा। दस द यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर वॉर ऑन जापान एंड अदर एक्सिस पावर जर्मनी एंड इटली। तो इसलिए जो है कि यूनाइटेड स्टेट ने जंग का ऐलान कर दिया जापान के ऊपर और दूसरे एक्सिस पावर के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, इटली के ऊपर। नेक्स्ट है आपका आता है अब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। स्टेट हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वेयर द कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। किस तरह से ये जो निम्नलिखित घटक हैं, किस तरह से ये जिम्मेदार थे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, कैसे जो है कि लीग जो है राष्ट्र संघ फेल हो गया। लीग सफर्ड एन अर्ली ब्लो व्हेन द यूएसए डिड नॉट ज्वाइन द लीग। तो पहले ही इसको लीग को जो है कि एक हवा लग गई थी जब यूएसए ने जो है संघ को ज्वाइन नहीं किया। इवन दोज हु ज्वाइंड द लीग वे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। जबकि जो देश संघ को ज्वाइन कर चुके थे वो भी जो है कि इंटरेस्टेड नहीं था, यानी कि उनका भी जरा भी थोड़ा सा भी मन नहीं था उन सिद्धांतों में जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। द लीग ऑफ नेशंस सक्सीडेड इन अलाइंग द थ्रेट ऑफ वॉर इन द केसेस वेयर द पार्टीज वेयर स्मॉल नेशन। अलाइंग का मतलब होता है शांत करना। तो जो राष्ट्र संघ था वो सिर्फ वहीं पे जो है कि समझौता करा पाया, शांत करा पाया, जो थ्रेट था वॉर का यानी कि जंग का जो डर था उसको खत्म कर पाया ऐसी जगह पे जहाँ पे जो पार्टीज थी वो स्मॉल नेशन यानी कि छोटे मोटे देश थे बस। The league did nothing when Poland, with the backing of France, seized a part of Lithuania in 1920। संघ कुछ नहीं कर पाया जब पोलैंड है ना फ्रांस के साथ जो है सीज कर लिया पार्ट जो है लिथुनिया का 1920 में। 1923 में देयर वाज अ थ्रेट ऑफ वॉर बिटवीन इटली एंड ग्रीस। तो एक ये भी डर था 1923 में कि भाई जंग हो सकती है इटली और ग्रीस के बीच में। इटली रिफ्यूज टू सबमिट टू द लीग्स इंटरवेंशन एंड डिस्प्यूट वाज सेटल्ड बाय डायरेक्ट मीडिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब यहाँ पे इटली ने जो है कि इनकार कर दिया कि हम समर्पण नहीं करेंगे संघ के हस्तक्षेप को, और जो इनके बीच में विवाद था ना वो सेटल हुआ डायरेक्ट मीडिएशन से। और डायरेक्ट मीडिएशन कौन करवाया, हुआ किसकी वजह से, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। इसके अलावा देयर आफ्टर इन एवरी क्राइसिस, हर एक आपदा में द लीग वॉज आइदर डिफाइड और इग्नोर्ड। डिफाइड और इग्नोर्ड का मतलब या तो इनकार कर दिया गया है ना, या तो ललकारा गया, डिफाइड मतलब ललकारा गया, या फिर नजरअंदाज कर दिया गया संघ को। द ऑथोरिटी ऑफ द लीग वॉज फ्लाउटेड। फ्लाउटेड का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। जो ऑथोरिटी थी यानी अधिकार था लीग का, संघ का, उसका हमेशा उल्लंघन हुआ जापान के द्वारा। व्हेन इट सीज्ड मंचूरिया, जब मंचूरिया पे उसने कब्जा किया, और इटली ने भी उल्लंघन किया जब उसने कॉन्क्वेयर किया इथियोपिया पे। दो कोएसिव मशीनरी, कोएसिव का मतलब होता है बलपूर्वक जो ये काम कर रहा था संघ, वॉज नॉट एडिक्वेट टू परफॉर्म द टास्क गिवन टू इट। तो बलपूर्वक ये संघ काम ही नहीं कर पा रहा था कि ये जो है कि काफी हद तक कि ये जो है टास्क वो काम पूरा कर सके जो उसको दिया गया है। द इकोनॉमिक सैंक्शन वेयर ऑफ नो यूज अगेंस्ट अ डिटरमाइंड एग्रेसर। जो आर्थिक रूप से मंजूरी दी जा रही थी वो किसी काम की नहीं थी उन लोगों के लिए जो लोग पहले से दृढ़ निश्चय कर लिए थे कि हमको उग्र रहना है। Moreover, the member states were not willing to apply economic sanction as it affected their economy as well। इसके अलावा भी जो मेंबर स्टेट थे वो भी नहीं चाहते थे कि भाई हम आर्थिक मंजूरी दें, क्योंकि इसकी वजह से हर किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती थी। Besides, इसके अलावा द लीग फेल्ड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है शांति बनाए रखने में जो है लीग बिल्कुल फेल कर गई। एंड द कंट्रीज ऑफ यूरोप, जो यूरोप के देश हैं वो जो है कि बिल्कुल खो दिए, लॉस्ट फेथ इन इट्स यूजफुलनेस, कि ये किसी काम का नहीं है लीग, ये भरोसा ही उड़ गया उनका। बी वाला, द एग्रेसिव नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी। ये कैसे जिम्मेदार था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। जो ह्यूमिलेटिंग टर्म थे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के, यहाँ पे अब देखो एक ही आंसर बार बार आ रहा है तो हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। देखो
काफ़ी जो है कि ह्यूमिलेटेट करने वाला यानी बेइज्जत करने वाला जो है कि बिंदु था किसके अंदर, सिंधी के अंदर, वर्सिलीज के, जिसकी वजह से जो है कि बिल्कुल ज्वाला भड़क उठी बदले की, है ना, चिंगारी आ गई किसके अंदर, जर्मनी के अंदर, और एग्रेसिव नेशनलिज्म यानी कि उग्र राष्ट्रवाद आया जर्मनी के अंदर, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। पहली बात तो ये है कि जर्मनी ने जो है कि देखना लगा, स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू डू अवे विद द हार्श ट्रीटी। अब उसको एक मौके की तलाश में था कि जो कुछ भी उसको नुकसान पहुंचा है इस संधि की वजह से उसका बदला ले। बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट एन एग्रेसिव पॉसिबल पॉलिसी एंड आर्मामेंट। लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता अगर वो उग्र नीति को ना अपनाए और आर्मामेंट यानी कि आर्मी न बढ़ाए, तैयार न करे। इन 1938 हिटलर ने एनेक्स किया ऑस्ट्रिया को और डिसमेंबर कर दिया जेकोस्लोवाकिया को। इसके अलावा 1 सितंबर 1939 को जो जर्मन की आर्मी है वो पोलैंड में इंटर करती है। फ्रांस और ब्रिटेन को जो है कि अल्टीमेटम दिया जाता है। अल्टीमेटम का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटम का मतलब होता है अंतिम चेतावनी दी जाती है। फ्रांस ब्रिटेन अंतिम चेतावनी देते हैं जर्मनी को। रिप्लाई में जर्मनी अटैक कर देता है फ्रांस पे। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस डिक्लेयर कर देते हैं जंग जर्मनी के साथ। जर्मनी की जो आर्मी है कंप्लीट करती है कॉन्क्वेस्ट, कब्जा कर लेती है पोलैंड पे इन लेस देन 3 वीक्स, 3 हफ्तों में, सो एज टू एंश्योर नो एड रीच टू पोलैंड। और इसका भी जो है कि वो बिल्कुल इंश्योरिटी रखते हैं कि किसी भी तरीके की मदद ना पहुंच पाए पोलैंड के अंदर। इस तरीके से कब्जा कर लिया 3 हफ्तों में ही। इसके अलावा पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये क्या है भाई, ये किस तरह से जिम्मेदार है? अपीजमेंट बताया ना, मनौती वाली। अपीजमेंट का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल डिमांड मान लेना, यानी कि जो गलत डिमांड है, बेकार डिमांड है ना, मनमानी वाले डिमांड है, एक एग्रेसिव उग्र राष्ट्र की टू गेन पीस, ताकि भाई किसी तरह शांति कायम रह सके। ब्रिटेन और फ्रांस ने फॉलो किया था पॉलिसी मनौती का, अपीजमेंट का, किसके तरफ? टुवर्ड डिक्टेरियल कंट्रीज जैसे जर्मनी और इटली के लिए, क्योंकि इन्होंने महसूस किया कि जो यहाँ के तानाशाह हैं उनकी शिकायतों का एक मूल वजह है, एक रियल बेस है, सही बुनियाद है। जो बुनियाद किसकी वजह से है? ट्रीटी जो हुई थी संधि वर्सैलिस की, उसकी वजह से है। तो अगर इनकी शिकायतें और इनका जो तकलीफें हैं ये दूर कर दी जाए तो ये दुनिया में शांति जो है उसको भंग नहीं करेंगे। फर्दर मोर वो चाहते थे कि चेक द राइजिंग टाइड ऑफ कम्युनिज्म एंड रशियल बोल्शेविज्म। वो चाहते थे कि ये जो बिल्कुल लहर की तरह उठ रहा है ना, टाइड की तरह उठ रहा है साम्यवाद, और ये जो रशियन बोल्शेविज्म है इसको भी वो कंट्रोल करना चाहते थे, नियंत्रित करना चाहते थे, रोकथाम करना चाहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस डरते थे कि जर्मनी वुड डाइवर्ट टुवर्ड रशियन बोल्शेविज्म, कि जर्मनी कहीं मुड़ ना जाए किसकी तरफ? रशियन बोल्शेविज्म की तरफ। दे देयरफॉर, इसीलिए इन्होंने जर्मनी को अलाउ किया टू री आर्म, चलो फिर से अपना मिलिट्री वगैरह बनाओ, रीमिलिटराइज कर लो अपने आप को, द राइनलैंड एंड कैप्चर ऑस्ट्रिया एंड जेकोस्लोवाकिया, और फिर कैप्चर कर लो ऑस्ट्रिया को, जेकोस्लोवाकिया को। तो ये लोग जो है कि इन लोगों ने अलाउ किया जर्मनी को। सो विदाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, बिना वेस्टर्न कंट्रीज के, पश्चिमी देशों के पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के, जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस, उसके बिना फैसिज्म या नाजिज्म जो है कि जीवित नहीं रह पाता, सरवाइव नहीं कर पाता सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक, और वो कब्जा नहीं कर पाता जैसे कि ऑस्ट्रिया और जेकोस्लोवाकिया पे किया है ना। और इसकी वजह से जो है कि फिर हो सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ना हुआ होता, हैड नॉट बीन एबल टू अनलीश द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सेकंड क्वेश्चन है कि द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वाज हार्श, ये ट्रीटी संधि जो थी ना बहुत ही कड़वा था, हार्श था, और इसने बीज बोया, सीड्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बीज इसने पहले ही बो दिए थे। इस संदर्भ में ब्राइफली आपको डिस्क्राइब करना है निम्नलिखित को। ग्रीवेंसेस ऑफ जर्मनी अगेंस्ट द ट्रीटी, तो ये फिर वही तकलीफों की बात कर रहा है, जर्मनी को क्या तकलीफ थी। तो इसमें जो है जो संधि हुई थी वर्सेलिस की, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी जो है कि मुश्किलें खड़ी कर दी थी, जितना कि उसने सॉल्व नहीं किया था। जो संधि थी वो सवाल कर रही थी, मांग रही थी, बहुत सारा कब्जा मांग रही थी जर्मनी के क्षेत्रों का, और चाहती थी कि वो जो है बहुत सारी स्टेट्स में टूट जाए। और इसने बीज बो दिया जो है बिटरनेस का, है ना, शत्रुता का और टकराव का। सारी जो जर्मन कॉलोनीज थी उनको जो है कि बलपूर्वक छीन लिया गया उससे, जर्मनी से, और उसको डिवाइड कर दिया गया दो हिस्से में। किसकी हित के लिए? पोलैंड के हित के लिए, इंटरेस्ट के लिए। उसको जो है कि बिल्कुल कर्ज में डाल दिया गया, है ना, कर्ज में झोंक दिया गया, और ऐसा कर्ज जो कि वो कभी पे नहीं कर सकता।
उसका जो मिलिट्री पावर है वो भी 1 लाख तक रिड्यूस कर दिया गया था। और ये जो ह्यूमिलेशन, ये जो बेइज्जती थी, इसकी वजह से जो है कि जो ज्वाला है रिवेंज की, बदले की, वो जर्मनी के अंदर आई। और जर्मनी ने जो है कि एक मौके की तलाश करना शुरू कर दिया कि जो है कि जो कुछ भी संधि के साथ हुआ है उसका बदला ले सके। बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं था बिना उग्र नीति को अपनाए और बिना आर्मामेंट के, यानी कि बिना जंग के, बिना लड़ाई के। तो हैंस वॉर जो है कि इनएविटेबल था। जो जंग थी वो अटल थी, उसको टाला नहीं जा सकता था। क्वेश्चन इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। द मोटिव ऑफ द यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस इन इम्पोजिंग द ट्रीटी ऑफ वेसाइलिस ऑन जर्मनी। मोटिव्स बताने हैं यूएसए का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जो इन्होंने इम्पोज किया था, है ना, थोप दिया था संधि वर्सेलिस की जर्मनी के ऊपर। बोथ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस had suffered tremendous casualties during the war and faced serious economic problem because of the war's cost. दोनों ही देश, एक तो ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस, दोनों ही ने बहुत ही ज्यादा झेला था, दोनों को बहुत ज्यादा सफरिंग हुई थी। कैजुअलिटीज का मतलब पहले ही हम लोगों ने देखा है, कैजुअलिटीज का मतलब होता है जान माल का नुकसान। दोनों देशों को भयानक हुआ था, है ना, जंग की वजह से। और दोनों ने ही जो है कि आर्थिक जो है परेशानियां देखी थी, क्योंकि जो है कि जंग में बहुत कुछ खोता है। सबसे पहले तो जान माल के साथ जो है पैसा भी जाता है, आर्थिक विकास भी रुक जाता है। द टू कंट्रीज लीडर वांटेड टू सी जर्मनी पे रिपेरेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ द वॉर एंड एक्सेप्ट द ब्लेम फॉर कॉजिंग द वॉर। तो ये दोनों देश चाहते थे कि जर्मनी बिल्कुल अपनी गलती माने और इसका भुगतान भी करे, रिपेरेशन करे, है ना, जो भी जंग के अंदर खर्च हुआ है, जो भी बर्बाद हुआ है ना, और इल्जाम अपने सर ले कि इसी ने लड़ाई शुरू की। द वॉर गिल्ट क्लॉज ऑफ द ट्रीटी एक्सप्लिसिटली एंड डायरेक्टली ब्लेम्ड जर्मनी फॉर द आउटब्रेक ऑफ द हॉस्टिलिटीज। जो वॉर गिल्ट का क्लॉज था, ये जो था कि भाई तुम ही ने ये सब कुछ शुरू किया है। और ये जो ट्रीटी थी, संधि थी एक्सप्लिसिटी, है ना, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भाई इन लोगों ने जो इसके ऊपर ये जो क्लॉज दे दिया था, ये जो खंड दे दिया गया था कि भाई तुम ही जिम्मेदार हो इस जंग के लिए, और डायरेक्टली ब्लेम किया गया था, है ना, कि तुम्ही ने जो है कि ये शत्रुता को जो है कि जन्म दिया है। तो जो ट्रीटी है वो फोर्स करती है जर्मनी को कि वो डिसआर्म कर ले अपने आप को। ये जो संधि है ये कहती है कि भाई तुम अपने आप को डिसआर्म करोगे, सारा मिलिट्री वगैरह खत्म करोगे, बस 1 लाख रहेगा, और टेरिटोरियल कंसेशन दोगे, यानी कि क्षेत्र में छूट दोगे, एंड टू पे अ ह्यूज वॉर इंडेमनिटी, है ना, बहुत सारा पैसा तुमको देना पड़ेगा, है ना। फ्रांस वॉज ओनली एलाइड पावर, फ्रांस जो है कि एक एलाइड पावर था टू शेयर अ बॉर्डर विद जर्मनी, जो कि इकलौता तो जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करता था, एंड देयर फोर सफर्ड द बल्क ऑफ द डिवास्टेशन। जो भी बर्बादी हुई और जो भी जान माल का नुकसान हुआ, कैजुअलिटीज, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है फ्रांस को हुआ फ्रॉम द जर्मन वॉर मशीन, है ना, जर्मनी ने जो भी जंग वगैरह लड़ी उसकी वजह से। द फ्रेंच एम टू वीकेन जर्मनी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। तो इसलिए जो है कि फ्रांस ये चाहता था कि जर्मनी को हद से हद तक कमजोर कर दे, जितना पॉसिबल हो सके। तो ये मोटिव था यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस का, कि जिसकी वजह से इन लोगों ने जो है ट्रीटी वर्सेलिस की जो है जर्मनी के ऊपर थोप दी। नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका सी, द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट अडॉप्टेड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इटली, ये भी बताना है। तो इसमें तो तुमने देख ही लिया होगा कि अपीजमेंट का मतलब मनौती, इसका मतलब ये होता है कि अगले की मनमानी चीज बातों को मान लो, क्योंकि वो उग्र राष्ट्र है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, शांति से जी सकें। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है कि अनुसरण किया नीति का, मनौती वाली नीति का, किसके टुवर्ड, किसकी तरफ, डिक्टेटोरियल तानाशाह देशों की तरफ, जैसे कि जर्मनी और इटली है। क्योंकि इन्होंने माना कि ये जो कि यहाँ के तानाशाह हैं, इनके पास जो है कि सही बुनियाद है अपनी शिकायतों के लिए, अपनी तकलीफों के लिए। क्योंकि जो संधि है उस संधि के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो इनको ऊपर बिल्कुल गिरा गुजरते हैं, और इनकी शिकायतें अगर खत्म कर दी जाएंगी तो ये जो है दुनिया की शांति को भंग नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जो साम्यवाद बढ़ रहा था और एशियन बोल्शेविज्म बढ़ रहा था, इसको वो रोकना चाहते थे। ब्रिटेन, फ्रांस फियर करते थे कि जर्मनी जो है कहीं मुड़ ना जाए रशियन बोल्शेविज्म की तरफ। इसके अलावा इसीलिए ये अलाउ किए जर्मनी को कि फिर से अपना रीआर्म कर लो, रीमिलिटराइज कर लो राइनलैंड को, और कैप्चर कर लो ऑस्ट्रिया और जेकोस्लोवाकिया। तो बिना वेस्टर्न कंट्रीज के पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के फैसिज्म या नाजिज्म जो है सरवाइव नहीं कर पाता लंबे समय तक, और ये जो है कि शायद जन्म भी नहीं दे पाता सेकेंड वर्ल्ड वॉर को।
इसके अलावा इटली की बात करें डिससेटिस्फेक्शन, तो इटली ने ज्वाइन किया अलाइस को, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ताकि हमको कुछ हिस्सा मिल जाएगा, क्षेत्र मिल जाएगा तुर्की का और जर्मनी का। लेकिन इसको कुछ भी हिस्सा जर्मनी और तुर्किश कॉलोनी का नहीं मिला, तो इसको जो है कि इसकी वजह से असंतुष्टि हुई। थर्ड क्वेश्चन है द लीग ऑफ नेशन वाज अनेबल टू एलिमिनेट पावर स्ट्रगल्स लीडिंग टू अनदर वर्ल्ड वॉर। जो राष्ट्र संघ था वो बिल्कुल ही खत्म नहीं कर पाया उन वो कोशिशों को जो कि जो है लीड कर रही थी, आगे लेके जा रही थी एक द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में आपको डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से ये चीजें कनेक्टेड हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, जापानियों का इन्वेजन है ना चाइना पे। तो जापानी का जो पॉलिसी था, जापानीज की जो नीति थी वो एक्सपेंशन की थी। एक्सपेंशन का मतलब होता है अपने क्षेत्र को बढ़ाना, है ना, कन्क्वेस्ट करके, जंग करके। वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वॉर, ये जंग का एक कारण था। जापान एम्बिशन रोज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के बाद जापानी जो है ना उड़ने लगे, और उनको लगा कि भैया अब तो हमारा एम्बिशन और बढ़ा है, हमारी चाहतें ज्यादा है। शी वॉज डिटरमाइंड टू डोमिनेट द फार ईस्ट, वो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम बिल्कुल प्रचलित रहेंगे, डोमिनेट करेंगे पूर्व में। जापान स्टार्टेड अंडर अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट चाइना इन 1931। जापान ने ना कोई ऐलान वैलान नहीं किया, जंग छेड़ दी 1931 में चाइना से। चाइना अपील टू द लीग ऑफ नेशन टू डिक्लेयर सैंक्शन अगेंस्ट जापान। चाइना ने जो है अपील किया, कहा, है ना, प्रार्थना की लीग ऑफ नेशन से कि भाई आप जो है कि ये सैंक्शन मंजूरी जो है डिक्लेयर कर दें अगेंस्ट जापान, जापान के खिलाफ। ब्रिटेन एंड फ्रांस द लीडिंग मेंबर ऑफ द लीग डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द अपील। लेकिन जो ब्रिटेन और फ्रांस है ना, ये सब लीडिंग मेंबर थे, यानी कि कह सकते हो कि नेतृत्व करने वाले मेंबर्स थे राष्ट्र संघ के। लेकिन इन्होंने जो है ना कोई जो है कि वो अटेंशन नहीं दिया, किसी तरह की तवज्जो नहीं दी इसकी अपील पे। जापान ज्वाइन किया बर्लिन रोम एक्सिस टू फॉर्म बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस टू फर्दर इट्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट। तो बर्लिन रोम एक्सिस को ये ज्वाइन कर लेता है टोक्यो एक्सिस बनाने के लिए, ताकि जो इसकी नीति है यानी कि एक्सपेंशन की और कॉन्क्वेस्ट, कब्जा करने की, वो बढ़ाई जा सके। 1933 में जापान ने जो है कि लेफ्ट, उसने छोड़ दिया लीग ऑफ नेशन को और स्टार्ट किया ऑक्युपाई करना ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रॉपर्टीज को इन चाइना। ब्रिटेन और फ्रांस ने फॉलो किया, अनुसरण किया पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट वही मनौती वाला, थिंकिंग दैट द जापानीज कुड बी यूज टू वीकन चाइना, कि हम जापानियों का इस्तेमाल करके चाइना को कमजोर कर सकते हैं। दस वॉर वॉज इनएविटेबल अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। अब तुम खुद ही देखो कि चाइना के साथ कितना ज्यादा पोक किया जा रहा, उंगली किया जा रहा। तो ऐसे में जो है जो जंग थी वो बिल्कुल ही अटल थी इन परिस्थितियों में। इसके अलावा देखेंगे सेकंड वाला, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द नेशन। जो भी देश थे ना उनके सोच में, विचारों में क्या था, बिल्कुल जो है कि तर्क, वो फर्क था, है ना। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे अलग अलग राष्ट्र के बीच में, है ना। जैसे आइडियोलॉजीज है फैसिज्म का, नाजिज्म का इटली में और जर्मनी में रिस्पेक्टिवली। तो फैसिज्म और नाजिज्म बिलीव करते थे ये सारी चीज़ें, कि ये सर्वसत्ता पे जो है कि बिलीव करते थे। ये इनकार करते थे, किसका इनकार करते थे भाई, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राजनीतिक सिस्टम का। अपहोल्ड करना, एक ही पार्टी हो, एक लीडर हो। एग्रेसिव नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद पे और साम्राज्यवाद पे। टू होल्ड की स्टेट जो है सुप्रीम होगा, और जो है कभी भी वो फंडामेंटल राइट वगैरह, फ्रीडम जो है किसी व्यक्ति का छीन सकता है। हाँ, टू रिगार्ड वॉर एज ए इंस्ट्रूमेंट, की जो जंग है वही इकलौता जो है कि चाबी है, ताकि जिससे हम लोगों के देश में जो है कि नेशनल हित, राष्ट्र हित को बढ़ावा दिया जा सके। इंटेंशनली नेशनलिस्टिक, उग्र रूप से जो है कि राष्ट्रवादी होना, एंटी कम्युनिस्ट या साम्यवाद होना, और अलोकतांत्रिक रूल होना चाहिए। जो आइडियोलॉजी है फैसिज्म और नाजिज्म की, वो बहुत ही ज़्यादा जो है एग्रेसिव, उग्र थी, जिसकी वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। हिटलर का इन्वेजन पोलैंड पे, यार कई बार देख चुके हैं हम लोग, फिर भी पढ़ते ही हैं। जर्मनी चाहता था कि अपने खोई हुई क्षेत्र को पा सके। डेंजिंग जो है जहाँ पे जर्मन ज़्यादा रहते थे, डेंजिंग कॉरिडोर को यानी कि उस गलियारे को वो पा लेता तो जर्मनी ईस्ट से कनेक्ट हो जाता। जर्मनी ने नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया था रशिया के साथ अगस्त 1939 में। इसके बावजूद पोलैंड को मुजरिम पाया गया कि वो जो है आरोपी है, कमिट कर रहा है एट्रोसिटीज, अत्याचार कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो जर्मनी के लोग वहाँ रह रहे हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की आर्मी जो है इन पोलैंड में जाती है। फ्रांस और ब्रिटेन को आखिरी चेतावनी दी जाती है, अगर फ्रांस और ब्रिटेन आखिरी चेतावनी देते हैं जर्मनी को
जवाब में जर्मनी अटैक कर देता है फ्रांस के ऊपर। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस डिक्लेयर कर देते हैं जंग जर्मनी से, और जो जर्मनी की आर्मी है कंप्लीट करती है अपना पूरा कब्जा कर लेती है पोलैंड के ऊपर 3 हफ्ते के अंदर ही अंदर, और ये भी इंश्योर करती है कि हाँ भैया कोई भी मदद एड ना पहुंच सके पोलैंड को। जो इन्वेजन है पोलैंड का, यही जो है कि असल में शुरुआत है द्वितीय विश्व युद्ध की। विद द सरेंडर ऑफ जापान, जब जापान ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फाइनली ओवर, द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह खत्म हो चुका था। द वॉर हैड फार रीचिंग consequences, लेकिन इसका प्रभाव बहुत आगे दूर तक बाद तक रहा। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड के खिलाफ छोटा छोटा आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा जापान पे। आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी, जब डिफीट हो गया, जर्मनी हार गया, द एलाइड पावर्स टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड जापान, जो मित्र राष्ट्र थे ना उन्होंने क्या किया, अपना जो है कि तवज्जो दिया किसकी तरफ, जापान की तरफ। व्हेन जापान रिफ्यूज टू सरेंडर, जब इसने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया, अमेरिका ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, एटम बम गिरा दिया अमेरिका ने। कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में। जापानी ऑफर टू सरेंडर ऑन टर्म्स ऑफ द पोट्सडैम डिक्लेरेशन एंड द वॉर केम टू एन एंड, जापानी ने ऑफर किया कि हाँ भाई हम आत्मसमर्पण करेंगे, किस बिंदु पे, उन टर्म्स पे जो कि टर्म्स है पोट्सडैम के, और ऐलान कर दिया कि जो है कि वॉर यानी कि जो जंग है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, टर्म्स का मतलब होता है शर्तें, है ना, पोट्सडैम की शर्तों पे, और जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका आर्मी वॉज टू ऑक्यूपाई जापान अंटिल 1952, अमेरिका की आर्मी थी कि ऑक्यूपाई कर लेंगे जापान को अंटिल 1952 तक। आफ्टर दिस पीरियड, इस वक्त के बाद, जापानीज वुड रिज्यूम सोल कंट्रोल ओवर देयर ओन अफेयर, तो इसके बाद जो है, इस पीरियड के बाद हुआ क्या ना, जापानीज जो है अपना रिज्यूम कर लिए, पूरा का पूरा नियंत्रण कर लिए अपने खुद के मामलों के ऊपर। जो एम्परर हैं हिरोहितो वॉज लेफ्ट ऑन द थ्रोन, इनको गद्दी पे छोड़ दिया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी संवैधानिक मोनार्क यानी संवैधानिक राजा। एंड द जापानीज पार्लियामेंट रिटेन्ड सम ऑफ इट्स लॉ मेकिंग पावर, और जापान का जो पार्लियामेंट है ना उसने फिर रिटेन किया कुछ अपना जो है कि कानून बनाने का जो शक्ति है वो रिटेन किया, फिर से जो है कि पुनः पाया। ऑल लैंड्स एक्वायर्ड और सीज्ड बाय जापान, जो इतनी ज़मीनें जापान ने जो है कि सीज की थी, ये छीनी थी 1895 तक, वो जो है उससे छीन ली गई, वेल टेकन अवे। हिटलर का इन्वेजन पोलैंड पे, ये नहीं पढ़ने वाले अब। अच्छा ये 2 बार हो गया क्या, ठीक है। जापान पे डिवीजन ऑफ जर्मनी, अच्छा ये था क्या, विद द सरेंडर ऑफ जापान, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, हाँ तो ये हो गया। अब इसके बाद डिवीजन ऑफ जर्मनी, बी वाला है, अच्छा वो दोबारा आ गया था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, जर्मनी को 2 जोन में डिवाइड कर दिया गया, अंडर द आर्मी ऑफ ईच ऑफ द एलाइड पावर के आर्मी के हाथों। फेडरल रिपब्लिक ऑफ द जर्मनी, जिसको शॉर्टकट में एफआरजी कहते हैं, कॉमनली आमतौर पे इसको कहा जाता है वेस्ट जर्मनी, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, यानी इस पे प्रशासक कौन था, शासन कौन कर रहा था, यूके, फ्रांस एंड द यूएस, विथ बॉन एज कैपिटल, और बॉन शहर क्या था, कैपिटल था। इट केम अंडर द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, और ये जो है कि पूंजीवादी है ना विचार के अंतर्गत आता था, ऑफ द एंग्लो अमेरिकन एंड देयर अलाइज, एंग्लो अमेरिकन और उसके जो मित्र राष्ट्र थे उनके अंडर में आता था, एंड बिकेम पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और ये हिस्सा बन गया था पूंजीवादी ब्लॉक का। जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये दूसरा वाला हिस्सा है जिसको कि ईस्ट जर्मनी भी कहा जाता है, वॉज एडमिनिस्ट्रेट बाई सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के द्वारा। ईस्ट बर्लिन और सोवियत संघ इसके ऊपर जो है कि ये सोवियत संघ इसके ऊपर जो है कि रूल कर रहा था, प्रशासन कर रहा था, शासन कर रहा था, और ईस्ट बर्लिन जो है कि इसका कैपिटल था, राजधानी। इट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ कम्युनिस्ट रशिया, अब ये जो है ना किसके प्रभाव में था, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये प्रभाव में था राजनीतिक विचारों के, और जो राजनीतिक विचार किसके थे, साम्यवादी रशिया के थे। एंड बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक, और ये हिस्सा बन गया था किसका, साम्यवादी ब्लॉक का। डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 पावर, अब दुनिया जो है कि 2 पावर ब्लॉक में तब्दील हो चुकी थी। टुवर्ड द एंड ऑफ द वॉर, जब जंग खत्म हुई है,
तो जंग खत्म होने पे क्या हुआ, द अपेरेंट हार्मोनी बिटवीन द यूएसए एंड सोवियत यूनियन declined and old suspicion and ideological difference came to the forefront. जब जंग खत्म हो गई ना, तो जो हारमोनी वगैरह दिख रही थी ना, तो वो सब जो है कि यूएसए और सोवियत संघ के बीच में वो खत्म हो गई, और जो है पुराना शक वगैरह एक दूसरे पे दोनों की अलग अलग विचारधाराएं जो है वो सामने आ गई, तर्क सामने आ गए दोनों के अंदर जो फर्क थे। दो बोथ द कंट्रीज डिड नॉट इंगेज इन एक्चुअल फाइट, दोनों ने जो है कि आम के साथ यानी कि जंग ऐसे नहीं की सैनिकों के साथ गोली बंदूक के साथ ईच अदर। देयर वॉज ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द टू, लेकिन दोनों के बीच में जो है ना राजनीतिक टेंशन बहुत आ गया था। दिस स्टेट ऑफ टेंशन, यही स्टेट जो टेंशन की अवस्था थी दोनों देशों के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में, इन विच ईच साइड, हर एक हिस्सा जो था एडॉप्टेड पॉलिसीज, वो ऐसी नीतियों को अपनाया था जो डिजाइन टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ, खुद को मजबूत बनाने के लिए, एंड वीकन द अदर, दूसरे को कमजोर बनाने के लिए, विदाउट आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। कूटनीति अपना रहे थे दोनों के दोनों, है ना, कि अपने आप को मजबूत करें, दूसरे को कमजोर करें, बिना जो है बंदूक के, है ना, वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के। इसी को कोल्ड वॉर कहा जाता है। कोल्ड वॉर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड एन आर्म रेस इन्वॉल्विंग पाइलिंग अप ऑफ न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वेपन। अब देखो यहाँ पे किया क्या गया ना, कुछ कन्वेंशनल वेपर का मतलब होता है, कन्वेंशनल मतलब हर तरह के हथियार जमा करने लगे, सब हथियारों की जमाखोरी होने लगी, और न्यूक्लियर बम वगैरह बनाना की होड़ चलने लगी। फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस बनाने लगे, यानी मिलजुल के जो है सेना अभ्यास वगैरह करना, इकोनॉमिक वारफेयर और ट्रेड एम्बार्गोज ये सब भी किया जाने लगा। प्रोपेगेंडा हुआ, और जो है प्रॉक्सी वॉर्स, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग सुपर पावर सपोर्ट फॉर अपोजिंग साइड्स विद इन सिविल वॉर। तो जो है कि स्पेशली जो इन्वॉल्व हो जाते सुपर पावर में, सपोर्ट करते थे अपोजिंग साइड को, अपोजिट साइड्स को विद इन द सिविल वॉर, जो है ना नागरिकों के जब जंग होती थी तो उसमें। Thus the USA और USSR continued to maintain diplomatic, कूटनीति वाला रिश्ता ये बरकरार रखे, did not resort to over clash overt clashes but treated each other with hostility। तो ऐसे में कोई जो है कि दोनों के बीच में जो है कोई क्लैश मतभेद मतलब जंग तो नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे को ट्रीट कर रहे थे कैसे, शत्रुता के साथ। दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉकेज। इसकी वजह से ना अलग अलग सोच की वजह से, विचारों की वजह से हुआ क्या कि पूरी दुनिया जो है दो ब्लॉक के अंदर टूट गई। एक डेमोक्रेटिक था यानी लोकतांत्रिक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, जिसको की लीड कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था यूएसए। इट वाज कॉल्ड, इसको वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं या फिर अमेरिकन ब्लॉक भी कहते हैं। और बिलीफ था लिबरल डेमोक्रेसी पे, उदारवादी लोकतंत्र के ऊपर, जो कि बेस था किसके ऊपर, पूंजीवाद के ऊपर। दूसरा था कम्युनिस्ट ब्लॉक, जो कि नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर, इसको कहा जाता है ईस्टर्न ब्लॉक या फिर सोवियत का ब्लॉक। और ये बिलीव करते थे, ये मानते थे कि इसको साम्यवाद को, बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट थ्योरी। साम्यवाद पढ़े हुए हम लोग, सबको बराबर मिलना चाहिए सब कुछ। विद द रेफरेंस टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रेफरेंस में यानी संदर्भ में एक्सप्लेन करना है इनका इम्पैक्ट, एक्सिस पावर का इम्पैक्ट। एक्सिस पावर जर्मनी, इटली और जो जापान है, वे आर डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनको जो है हरा दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इन नवंबर 1942 जो एलाइड फोर्सेस हैं यानी मित्र राष्ट्र हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ है और जो यूएसए है, रिकैप्चर्ड अफ्रीकन टेरिटरीज, अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं उसको जो है कि वो कब्जा कर लेते हैं, जो फ्रांस खो चुका था। दिस फॉलोड बाय देयर विक्ट्री ओवर इटली एंड देन जर्मनी, और ये एक के बाद एक हुआ, उनकी विक्ट्री हुई इटली और इटली के बाद जर्मनी पे। आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी, जर्मनी जब हार गया तो एलाइड पावर्स यानी जो मित्र राष्ट्र थे, टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड जापान, जो है कि अब अपना जो है कि अटेंशन देते हैं, तवज्जो देते हैं जापान की तरफ। जापान हैड वॉन एंड हैड ऑक्युपाइड मोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जापान ने जो जीता था और ज़्यादातर कब्जा कर लिया था साउथ ईस्ट एशिया पे। ब्रिटिश फोर्सेज लिबरेटेड म्यांमार, मलाया, फिलीपींस एंड सिंगापुर, तो जो ब्रिटिश फोर्सेज हैं उसने आज़ाद कराया म्यांमार को, मलाया को, फिलीपींस को और सिंगापुर को। इन द पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस, जो पॉट्सडैम का कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन हुआ जो जुलाई 26 1945 में हुआ, एलाइड फोर्सेस आस्क्ड जापान टू सरेंडर, अलाइड फोर्सेस ने, मित्र राष्ट्रों ने कहा कि अरे भाई आत्मसमर्पण कर दो जापान, लेकिन जापान ने इनकार कर दिया। कंसिक्वेंटली इसी के जो है कि रिजल्ट में अमेरिका ने ड्रॉप कर दिया एटम बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। जापान ऑफर टू सरेंडर, जापान ने फिर कहा भाई, ऑफर किया कि हाँ भाई ठीक है हम सरेंडर करते हैं पोट्सडैम के, और पोट्सडैम डिक्लेरेशन के बिंदुओं के ऊपर, उन शर्तों के ऊपर, और फिर जो है कि जंग खत्म हो गई।
आफ्टर द वॉर जब जंग खत्म हुई, जर्मनी को डिवाइड किया गया 2 जोन में। हर एक जोन जो है कि एक आर्मी के अलाइड जो पावर्स थे उनके आर्मी के अंडर में था। जापान एंड वो इटली जो है दोनों ही कमजोर हो गए। अनलाइक जर्मनी, जर्मनी की तरह तो था नहीं, दे वर डिवाइडेड इनटू जोन्स टू बी गवर्न्ड बाय कन्क्वेरिंग फोर्सेस। तो 2 जोन में डिवाइड कर दिया गया ताकि उसके ऊपर जो है कि राज किया जा सके, किसके द्वारा? फोर्सेस, गवर्न्ड बाय कन्क्वेरिंग फोर्सेस, जिसने कन्क्वेयर किया उन बलों के द्वारा। अमेरिकन आर्मी वॉज टू ऑक्यूपाई जापान, अमेरिकन आर्मी जो थी वो ऑक्यूपाई कर रही थी जापान पे अंटिल 1952। ऑल लैंड्स एक्वायर्ड एंड सीज्ड बाय जापान, जितना भी जमीन उसने जो है कि कब्जा किया था या छीना था जापान ने 1895 तक, सब उससे वापस ले लिया गया। ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर, ये तो भी हम लोग देख चुके हैं कि जब एंड हुआ वर्ल्ड वॉर का, है ना, जब वॉर खत्म हुई तो जो हारमोनी थी यूएसए और सोवियत संघ के बीच में वो खत्म होने लगी और पुराना शत्रुता जो है दोनों के बीच में जगने लगी। और जो भी उनके बीच में डिफरेंसेस थे दोनों के विचारों के बीच में, वो जो है कि सामने आ गए, फोर फ्रंट, दोनों आमने सामने आए। दोनों ही देश जो है कि इंगेज नहीं थे किसी एक्चुअल फाइट में, लेकिन फिर भी जो है कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक टेंशन था दोनों देशों के बीच में। यही टेंशन जो है कंट्रीज के बीच में जो था, अब वो क्या कर रहा था कि ये दोनों के दोनों ऐसी कूटनीति अपना रहे थे कि जिससे अपने आप को मजबूत करें और अगले को जो है कमज़ोर करें, राजनीतिक कूटनीति। इसी को कहा जाता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो है इन्वॉल्व किया आर्म रेस को भी, जैसे कि सब अपने अपने होड़ में लग गए कि ढेर सारा न्यूक्लियर वेपन वगैरह बना के रखें, तरह तरह के हथियार बंद बनाए, मिलिट्री अलियंस बनाए, है ना, मित्र राष्ट्रों के साथ मिलिट्री फॉर्म करें, है ना। आर्थिक रूप से जो है कि जंग छिड़ गई और उसके बाद व्यापार वगैरह का जंग, प्रोपेगेंडा होने लगा कई तरह का। जो लोग सुपर पावर में थे वो सपोर्ट कर रहे थे अपोजिंग साइड्स को विथ इन सिविल वॉर, जब नागरिकों की जंग होती थी तो यूएसए और यूएसएसआर जो है कंटिन्यू करे अपना जो है कूटनीति रिश्ता जो है कि बनाए रखे एंड डिड नॉट रिजॉल्व टू ओवर्ट क्लेसेस, और जो है कि सॉल्व नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे कि जो टकराव उसको खत्म करें, बल्कि एक दूसरे के साथ जो है शत्रुता के साथ पेश आ रहे थे। दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 पावर ब्लॉक। इसके वजह से जो देश है, दुनिया है, जो हिस्सों में बढ़ गया। फॉर्मेशन ऑफ यूएन की बात करें तो हॉरर्स ऑफ द 2 वर्ल्ड वॉर, देखो हॉरर्स इसलिए है जो डर है, बहुत ही खौफनाक घटना थी वर्ल्ड वॉर, और जो फेलियर हुआ राष्ट्र संघ का लेड टू द मीटिंग ऑफ बिग थ्री, रूजवेल्ट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन और स्टालिन प्रीमियर ऑफ यूएसएसआर, ये याटला में मिलते हैं फरवरी 1945 को। दे रिसॉल्व टू कन्वीन अ कॉन्फ्रेंस, ये जो है कि चाहते हैं, ये बुलाते हैं, कन्वीन अ कॉन्फ्रेंस, कन्वीन का मतलब होता है बुलाना, एक सम्मेलन बुलाते हैं प्रतिनिधियों का ऑफ ऑल नेशन, सारे नेशन एट फ्रांसिस्को में, टू ड्रॉ अप द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ताकि जो है ड्रॉ किया जाए चार्टर यूनाइटेड नेशंस का, और इसके वजह से इस्टेब्लिशमेंट होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 24 अक्टूबर 1945 को। यहाँ पे ये पे फोटो लगी हुई है, देख ही सकते हो, देखने में ही लग रहा है बॉम्ब है, ये एटम बम है। इस पिक्चर को स्टडी करना है और जवाब देना है कि आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्ट को विच कंट्री वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये एटम बम है, ये प्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। वेयर वॉज दिस ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? हाउ डिड इट ब्रिंग एन एंड टू द वॉर, कि कैसे ये जो है कि कहाँ इस्तेमाल हुआ और कैसे जंग खत्म हुआ। फर्स्ट एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान बाय द यूएसए, पहला एटॉमिक बम जो है हिरोशिमा में गिराया गया जापान में यूएसए के द्वारा। इट डिस्ट्रॉयड हाफ ऑफ द सिटी, आधा शहर बर्बाद हो गया, हजारों लोग मर गए। स्टिल जापान रिफ्यूज टू सरेंडर, जापान ने जो है कि आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। आफ्टर दैट अनदर बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटी नागासाकी, फिर दूसरा बम गिरा दिया जाता है नागासाकी पे। इसकी वजह से जापान अब आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है ना, पोर्ट्स डैम की शर्तों के ऊपर, ब्रिंगिंग एन एंड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। हाउ कैन अ फ्यूचर वॉर बी अवॉइडेड फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जो शिक्षाएं थी उसकी वजह से, उनका इस्तेमाल करके किस तरह से जो है कि वर्ल्ड वॉर से, ये फ्यूचर की भविष्य में कोई जंग ना, उससे कैसे बचा जा सकता है। गांधी जी की स्ट्रेटजी जो थी, इस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ, वो मिला जुला था, ट्रुथ सच्चाई से, बलिदान से, अहिंसा से, सेल्फलेस सर्विस, यानी कि बिना स्वेच्छा, वो सॉरी, स्वेच्छा से सर्विस, यानी अपना कोई मतलब ना हो, एंड कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वन शुड बी ब्रेव एंड नॉट अ कोवार्ड, एक आदमी को ताकतवर होना चाहिए, जो है कोवार्ड यानी कि
कायर नहीं होना चाहिए। ही शुड प्रेजेंट हिज व्यूज, अपना व्यूज रखे, सजेशन रखे, अपनी सोच रखे, विदाउट बीइंग वायलेंट, बिना उग्र हुए। वन शुड फाइट अ वॉर विद द वेपन्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, है ना। जंग अगर लड़नी है तो आप सच्चाई के साथ, अहिंसा के साथ लड़ें। गांधी जी ने कहा था कि देयर इज नो गॉड हायर देन ट्रूथ, सच्चाई से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। गांधी जी के विचारों के हिसाब से नॉन वायलेंस, जो अहिंसा है, यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, यानी कि आखिरी जो है कि सॉल्यूशन है, तरीका है हर एक तरह के प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए दुनिया के अंदर। दस अ फ्यूचर वॉर जो है हटाया जा सकता है, बचा जा सकता है किसी भविष्य के जंग से, गांधी जी की इन टीचिंग्स को अपना के। हाउ डिड दिस पर्सन रिप्रेजेंटेड इन पिक्चर ऑन द राइट बिकेम एन इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देख ही सकते हो इस मुच्छड़ को देख के ही लगता होगा कि ये कौन है। तो ये मूछ वाले जो साहब हैं, ये दरअसल हिटलर हैं। 1 सितंबर, और ये किस तरह से जो है जिम्मेदार थे इमीडिएट वो वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। 1 सितंबर 1939 को ये जर्मनी की आर्मी अटैक करती है पोलैंड के ऊपर। फ्रांस और ब्रिटेन जो है आखिरी चेतावनी देते हैं जर्मनी को। बदले में जर्मनी जो है फ्रांस पे अटैक कर देता है। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस जो है जर्मनी के खिलाफ वॉर रख देते हैं, वॉर छड़ देते हैं दोनों मिलके। तो ये जो इन्वेजन था पोलैंड का, इसी को कहा जाता है कि भाई यही एक्चुअली में क्या था, बिगनिंग था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड, तो इसको हम लोगों ने देखा ही है कि कैसे खत्म हुआ। आफ्टर द सरेंडर ऑफ जर्मनी ऑन 7 मई 1945, 7 मई 1945 को जो एलाइज हैं, मित्र राष्ट्र हैं, इशूड एन अल्टीमेटम, उन्होंने एक आखिरी चेतावनी दी टू जापान को, टू सरेंडर और टू फेस डिस्ट्रक्शन, की या तो बर्बादी का सामना करो या फिर आत्मसमर्पण कर दो। However, जापान डिड नॉट पे एनी हीड, हीड का मतलब होता है सावधानी, टू द अल्टीमेट, छोड़ जान दो, बोला बोला। Thus, with a view to end the war quickly and to find the destructive potential of their new weapon, ये देखना चाहते थे लोग कि भाई कितना डिस्ट्रक्टिव है हमारा नया हथियार। अमेरिका ने ड्रॉप कर दिया 2 बम जापान के ऊपर, जापान के शहर के ऊपर, एक हिरोशिमा पे, एक नागासाकी पे, 6 और 9 अप्रैल 1945 को अगस्त में। द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी की वजह से इमीडिएट डेथ होती है 1.5 लाख सिविलियंस की, नागरिकों की, एंड डिस्ट्रक्शन अबाउट 3/4 ऑफ द बिल्डिंग, 3/4 बिल्डिंग्स वगैरह सब खत्म हो जाती हैं। एज जापान कुड नॉट अफोर्ड टू सफर सच डिवास्टेशन, इतनी बड़ी बर्बादी अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए जो है कि इसका भार नहीं उठा सकता था, तो आत्मसमर्पण कर देता है अलाइड फोर्सेस को 14 अगस्त 1945 को। फ्यूचर में कैसे जंग को रोका जा सकता है महात्मा गांधी की टीचिंग से, तो ये बड़ा सा आंसर है, इससे पहले वाले में ये रहा छोटा सा आंसर। तो आप दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।